खबर आई है कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक मौसूल नहीं हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से ऐसा कहा गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने लेटर 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में लिखा। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक एक तफसीली फैसला जारी किया गया था जो कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था। उसी से जुड़ी ये खबर आपको दे रहे हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार जो कि इलेक्शन कमीशन के उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिखा है। मीडिया पर खबरें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की, जबकि वो ये भी कहते हैं अपने इस नोट में कि मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी नहीं किए गए। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। राजा खालिद जो कि माहिर कानून है हमें ज्वाइन करें। सर, जो वजाहती जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ये कह रहे हैं कि हमें तो किसी भी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला। अलबत्ता मीडिया पर हमने ये खबरें देखी हैं कि वजाहती फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो अब इस नोट की क्या अहमियत रह गई है? देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है एक अरसे से। आप इससे इस बात का अंदाजा इस तरह से लगा लें कि 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। 8 जजेस ने, जो मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करते हुए और उसके क्लासेस को, कुछ क्लासेस को सस्पेंड करते हुए एक फैसला दे दिया। तो आज तक बजाय इसके कि वजाती बयान जारी करते उसकी डिटेल जजमेंट नहीं आ सकी, बावजूद इसके कि मेरे ख्याल में 62 या 63 दिन गुजर चुके हैं। तो फिर रिव्यू पिटीशंस फाइल की गई। रिव्यू पिटीशंस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और दोज आर स्टिल पेंडिंग। फिर इससे हट के आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई 2024 को एक वजाहत के लिए पिटीशन दायर की और उस पिटीशन को बिल्कुल दैट वाज हेल्ड इन अबेंस, उस पे समाअत नहीं हुई। ना उस पर कोई काज लिस्ट बनी, ना कोई नोटिस जारी किए गए, ना कोर्ट में सिटिंग हुई। तो परसों जब ये आईनी पैकेज आ रहा था तो उस वक्त ये किया गया कि उस पे एक ऑर्डर जारी कर दिया गया। मैं समझता हूं कि वो ऑर्डर की डेफिनेशन में भी नहीं आता जिसकी समाअत ना हो, जिस पे नोटिस जारी ना हो और इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कोर्ट में कि आपको क्या कंफ्यूजन है, वो भी नहीं पूछा गया। ना जो दूसरी पार्टीज थी, दूसरे स्टेक होल्डर्स थे, उन्हें सुना गया। ना काज लिस्ट में कोई नाम आया, ना कहीं पे सिटिंग हुई कोर्ट की। तो ये बिल्कुल अचंभे वाली बात है, हैरान कुन बात है और ये सवालिया निशान है सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस के इस जुडिशियल ऑर्डर पे। तो आज फिर डिप्टी रजिस्ट्रार की वजाहत आ गई और ये वाज़ेह अच्छा तौर पे राजा साहब, दौरान गुफ्तगू हाफिज एहसान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी कानूनी पहलुओं पर बात कर लेते हैं। सर, ये जो डिप्टी रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं मिला रजिस्ट्रार की जानिब से, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहती फैसला जो दिया गया था, उस पर आपकी क्या कानूनी राय है? और अब जो नोटिस जो जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसकी क्या अहमियत है? चूँकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि वो तो वेबसाइट पर मौजूद है वजाहती बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बड़ी वाज़ेह चीज़ ये है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की एक प्रैक्टिस है कि अगर कोई भी उनके पास एक एप्लीकेशन को फाइल किया जाता है तो उसको या वो प्रॉपर हेयरिंग के तौर पे फिक्स करते हैं, और अगर प्रॉपर हेयरिंग के तौर पे फिक्स ना करें, यानी कि दोनों पार्टीज को ना बुलाएं, तो जिसने वो दरख्वास्त दी होती है उसको वो बुलाते हैं, सुनते हैं, और अगर उस दरख्वास्त के अंदर जो है मेंटेनेबिलिटी होती है, ऐसे पॉइंट्स होते हैं, तो फिर अगली जो रिस्पोंडेंट्स है उनको वो नोटिस जो है वो इशू करते हैं। अब इस केस के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक 12 जुलाई को 2024 को जजमेंट आई जो रिजर्व सीट से रिलेटेड थी, जिसके अंदर 4 मुख्तलिफ जो है वो ओपिनियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी। 8 मेंबर्स बेंच ने एक अपना व्यू लिया,
2 मेंबर्स बेंच जो थे, जो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अगान थे, उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस किया और काजी फाइज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मंदो खेल जो है, उन्होंने एक अलग उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लिया और जस्टिस याया अफरीदी साहब का एक और नोट आया। अब उसमें ये है कि किसी की डिटेल रीजनिंग नहीं आई सिवाय जो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अफगान का है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का काम री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई काम करना है तो आर्टिकल 175 से बाहर निकल के करना होगा, क्योंकि आर्टिकल 175 ये कहता है कि पाकिस्तान की कोई भी अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट के वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। अब उसके बाद जब 8 मेंबर्स बेंच ने एक ऑर्डर जारी किया और मोर नेचर के अंदर उसके अंदर एक गाइडलाइंस थी लॉ की, किस प्रोविजंस को उन्होंने रिलाई किया है, किस तरह इंटरप्रेट किया है, या रीजनिंग चूंकि उसके अंदर नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आ सकता है और इवन पीटीआई भी आ सकती है। अब दोनों जो पीटीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों ने क्लैरिफिकेशंस की और बड़े लीगल पॉइंट्स जो थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आर्टिकल 106 या आपका सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का, या रूल 94 थे कि जी आप हमें इन पॉइंट्स के ऊपर एडवाइस करें। ना इस पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है और ना ही ये है कि इनकी वो इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक लिस्ट है जो सेक्शन 104 के मुताबिक है, और आर्टिकल 51 के अंदर होते हुए डबल डिक्लेरेशन जो है वो कोई भी आपका इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट नहीं कर सकता। अब वो एप्लीकेशन भी रिजर्व रही, फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजनिंग ने भी दी, और अब ये है कि डिटेल रीजनिंग जो है वो अभी तक पेंडिंग है 12 जुलाई की जजमेंट की, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के अंदर कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी डिटेल रीजनिंग जो थी वो एट अर्लीस्ट दे देनी चाहिए थी, ताकि वो जो रिव्यू पिटीशंस फाइल हुए एक तो वो लग जाते उस चीज के अंदर, और दूसरा ये था कि अगर डिटेल रीजनिंग नहीं है तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई पॉइंट उठाए हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल पॉइंट्स हैं तो इसको फिर 12 मेंबर्स बेंच के सामने लगाया जाता। ठीक है, जो पॉइंट्स उठाए गए हैं उनको लगाया जाता 12 मेंबर्स के सामने। आप का बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान, राजा खालिद, दोनों माहिरीन कानून ने हमें ज्वाइन किया था, इस पर अपनी कानूनी राय हमसे शेयर किया। आपका बहुत शुक्रिया।